हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू रेस्पायर क्लासेस। तो बच्चे, जैसे कि आप जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को कंप्लीट किया था और हमने उसमें पढ़ा था कि कैसे हमने किंगडम एनिमलिया को डिफरेंट फाइलाज में क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ सम फंडामेंटल कैरेक्टर्स विच वी कॉल एज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बच्चे, ये हमने लास्ट यहां तक पढ़ा था और आज हम बच्चे बिल्कुल आगे जाके सबसे पहले फाइलम को उठाएंगे, क्योंकि हमने कल तक पढ़ा था लास्ट वाले लेक्चर तक कि कैसे हम डिफरेंट कैरेक्टर्स के ऊपर इस किंगडम एनिमलिया को डिफरेंट 11 मेजर फाइलाज में क्लासिफाई करते हैं। तो बच्चों, उसी के बैकड्रॉप में हम आज फाइलम नंबर फर्स्ट, जिसको हमने बोला था फाइलम पॉरिफेरा, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था बच्चे आपको वो एक्रोनिम याद करके लाना है जो हमने बनाया था, कि जिसमें हमने देखा था कि हमारी जो 11 मेजर फाइलाज है वो कैसे एक ऑर्डर में आते हैं। तो बच्चे, उसी के सिलसिले में हम नंबर 1 फाइलम जो है फाइलम पॉरिफेरा, तो उसको स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों, लेट अस स्टार्ट। देखिएगा बच्चे, तो नंबर 1 फाइलम जो हमारा आएगा दैट इज फाइलम पॉरिफेरा। बच्चों, आप आज से ये बात जहन में रखेंगे कि हम जब भी किसी भी नए फाइलम को डिस्कस करेंगे तो हम हमेशा सबसे पहले उसके नाम के ऊपर थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्चों हर किसी फाइलम का जो नाम होता है वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की बेसिस के पे दिया गया है जो सिर्फ उसी फाइलम के पास कैरेक्टर होगा, है ना। तो इसी सिलसिले में बच्चे हम बात करेंगे सबसे पहले फाइलम पॉरिफेरा की। देखिएगा बच्चों, फाइलम पॉरिफेरा जो है, अगर आप देखेंगे तो बच्चों ये डिराइव हुआ है पॉरी मीन्स पोर्स। ध्यान से सुनिएगा, पॉरी मीन्स पोर्स एंड नंबर सेकंड फेरस। फेरस का मतलब हुआ बच्चे बेयरिंग। फेरस का मतलब हुआ बेयरिंग। तो इसका मतलब हुआ पॉरिफेरा जो होते हैं ये ऐसे एनिमल्स होंगे जिनको हम बोलेंगे पोर बेयरिंग एनिमल्स। शाबाश, पोर बेयरिंग एनिमल्स। तो इसका मतलब हुआ कि फाइलम पॉरिफेरा ऐसे एनिमल्स होंगे जिनकी बॉडी में बच्चों बहुत सारे माइन्यूट न्यूमरस पोर्स होंगे, जो हम आगे डिटेल में देखेंगे वो पोर्स क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है। क्लियर बच्चों? तो ध्यान से सुनिएगा, ये फाइलम पॉरिफेरा जो है बच्चे, इनको हम कॉमनली एक और नाम देते हैं। दे आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। याद रखिएगा बच्चे, दे आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। तो बच्चों इनको हम एक कॉमन नाम से भी जानते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, स्पॉन्जेस। तो यहां तक आपने याद रखा बच्चों, फाइलम पॉरिफेरा ऐसे एनिमल्स का फाइलम होगा जिनकी बॉडी में माइन्यूट पोर्स होंगे। और दूसरी बात बच्चे, इनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, इनको कॉमनली बच्चों हम स्पॉन्जेस बोलते हैं। क्लियर बच्चे? नंबर नेक्स्ट। अब जब भी हम किसी भी फाइलम को डिस्कस करेंगे तो बच्चों उस फाइलम के हम कुछ कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे जिनकी बेसिस के ऊपर उसको क्लासिफाई किया गया है। तो बच्चे इसी सिलसिले में आप देखेंगे नंबर 1 कैरेक्टर इज द हैबिटेट। तो हैबिटेट का मतलब होता है एड्रेस ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब हुआ इकोलॉजी की टर्म्स में हम बोलते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म कहां रहता है, तो बच्चे वो उसका हैबिटेट कहलाता है। जैसे हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, कुछ एनिमल्स एक्वेटिक होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ एम्फीबियंस होते हैं, बोथ टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वाटिक, कुछ बच्चों एरियल होते हैं, है ना, कुछ जमीन के अंदर रहते हैं। तो बच्चे इसीलिए हर किसी फाइलम का हम हैबिटेट देखेंगे कि वो एनिमल रहता कहां है। तो बच्चों जब हम पॉरिफेरम्स की बात करते हैं, इनका जो हैबिटेट होता है बच्चे दैट इज मोस्टली, दे आर मोस्टली मैराइन। याद रखिएगा, यानी ये मैरीन वाटर में, साल्ट वाटर में रहते हैं। यहां पे आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, मैंने क्या लिखा है यहां पे कि दे आर मोस्टली मैरीन, यानी मेजॉरिटी ऑफ द पॉरिफेरम जो होते हैं वो मैरीन वाटर में रहते हैं। तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी दिखने को मिलती है, एक्सेप्ट सुपोंजीला। याद रखिएगा बच्चे, एक्सेप्ट सुपोंजीला। तो बच्चों सुपोंजीला के बगैर ये सारे के सारे क्या हैं, ये मैरीन वाटर में रहते हैं। और इसी सुपोंजीला को हम जो नाम देते हैं दैट इज फ्रेश वाटर, that is fresh water sponge, that is fresh water sponge। क्लियर बच्चों? नंबर नेक्स्ट पॉइंट, जब हम इन पॉरिफेरम्स की बॉडी की बात करते हैं बच्चों, ये पॉरिफेरम्स जो होते हैं दे आर मोस्टली सिसाइल। सिसाइल का मतलब क्या हुआ, यहां पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि मोस्टली मैराइन
एक्सेप्ट स्पोंजिला, जो क्या है बच्चों फ्रेश वाटर, और प्लस में इनको करूंगा यहां पे एक और कैरेक्टर, क्या, दीज आर सिसाइल। ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज सिसाइल बच्चों? सिसाइल का मतलब होता है अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम। क्या होता है बच्चों सिसाइल? इट मीन्स अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम। बच्चों सबस्ट्रेटम का मतलब हुआ है कि ये किसी भी चीज के साथ नीचे जाके अटैच्ड होते हैं, जैसे कोई नीचे मिट्टी होगी, सॉइल होगी, स्टोन होगी, तो इसलिए जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अटैच्ड होगा किसी सबस्ट्रेटम के साथ, तो बच्चे उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम सिसाइल बोलते हैं। तो बच्चों हैबिटेट में आपने क्या याद रखा कि ये मैराइन होते हैं मोस्टली, एक्सेप्ट सम फ्रेश वाटर स्पून, जिनको हम नाम देते हैं स्पूंजिला, और प्लस मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में बच्चों ये सारे पॉरिफेरम्स क्या होते हैं? सिसाइल, मींस दे आर फाउंड अटैच्ड विद द सबस्ट्रेटम। क्लियर बच्चों? नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करेंगे, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो बच्चों, जब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो आपने देखा कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहली बेस थी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को क्लासिफाई करा था सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चे उधर आपने देखा कि सिर्फ पॉरिफेरा एक ऐसा फाइलम है जिसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है बच्चे? उनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना? क्या लेवल है बच्चों उनमें? उनमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो बच्चों उसमें हमने ये भी बोला था कि व्हाट इज सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने बोला था बच्चों सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ जहां पे क्या दिखने को मिलेगा? जहां दिखने को मिलेगा लूज सेल एग्रीगेट्स। क्या बोला था मैंने बच्चों? लूज सेल एग्रीगेट्स। तो इसका मतलब हुआ कि वहां पे जो सेल्स होंगी वो लूजली अटैच्ड होंगी, और बच्चों डिफरेंट सेल्स जो होंगी वो डिफरेंट काम को परफॉर्म करेंगे। और जिसको हमने फिर बोला था उधर सेल्स दिखाती हैं, क्या दिखाती हैं बच्चों? सेल्स शो डिवीजन ऑफ लेबर, सेल्स शो डिवीजन ऑफ लेबर। इसका मतलब हुआ कि डिफरेंट सेल्स जो होंगी वो डिफरेंट काम परफॉर्म करेंगे, जैसे कुछ सेल्स डाइजेशन करेंगे, कुछ सेल्स रेस्पिरेशन दिखाएंगे, कुछ सेल्स रिप्रोडक्शन करेंगे। तो बच्चे इसी को हम नाम देते हैं सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे लूज सेल एग्रीगेशंस होंगे, और उधर हम बोलेंगे कि सेल शो डिवीजन ऑफ लेबर। बात समझ आ रही है ना बच्चों? नंबर नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप बॉडी सिमेट्री की बात करेंगे तो बच्चों बॉडी सिमेट्री में आपने पढ़ा है कि जो हमारे स्पोंजेस होते हैं दे आर मोस्टली, हमने उधर भी बोला था कि स्पोंजेस में जो सिमेट्री होती है दे आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, है ना? अगर आप बच्चे रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे कि हमने जब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो हमने बॉडी सिमेट्री में बोला था कि स्पोंजेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। याद रखिएगा, दे आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। और जहां पे मैंने बच्चे एक्सेप्शन लिखाया था, अगर आपको याद होगा, एक्सेप्ट मैंने दो एग्जांपल्स बताई थी, कौन कौन सी बच्चों जरा याद करो? एक्सेप्ट बता सकता है कोई? शाबाश। एक्सेप्ट एक तो मैंने उधर बोला था साइकॉन, याद है बच्चों? एक्सेप्ट साइकॉन प्लस ल्यूकोसोल्निया, ल्यूकोसोल्निया। तो अगर आप बच्चे इन दो को देखेंगे, इन दो के अंदर हमने कौन सी टाइप ऑफ सिमेट्री उधर देखी थी? रेडियल सिमेट्री में देखा था हमने, है ना? तो इस तरीके से बच्चे बॉडी सिमेट्री के बारे में हमने ये पढ़ा कि ये मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, जिनमें साइकॉन और ल्यूकोसोल्निया एक्सेप्शन है, बिकॉज दोनों के केस में हमने कौन सी सिमेट्री देखने को मिलती है? रेडियल सिमेट्री। क्लियर बच्चों? नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर बॉडी वॉल। जैसे बच्चे देखिएगा, कल हमने बात करी थी ये हमारा बॉडी वॉल होता है ना? तो बच्चों अब इन स्पोंजेस का जो बॉडी वॉल होता है, जिसको हम थोड़ी नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में पढ़ेंगे, तो बच्चे इनकी जो बॉडी वॉल होती है वो बाइलेयर्ड होती है, या हम ऐसे बोलेंगे कि 2 लेयर्स का बना होता है ना? मैं लिखूंगा इनका बॉडी वॉल जो होता है वो 2 लेयर्ड होता है। शाबाश बच्चे, कितने लेयर का बना होता है बॉडी वॉल? 2 लेयर्स का बना होता है। कौन कौन सा लेयर होगा बच्चे? एक को हम बोलते हैं आउटर पिनेकोडर्म, आउटर पिनेकोडर्म, एंड नंबर सेकंड जो है बच्चे उसको हम बोलते हैं इनर कोनोडर्म। शाबाश बच्चे, आउटर पिनेकोडर्म एंड इनर कोनोडर्म। रिमेंबर बच्चे, बाइलेयर हमने बोला 2 लेयर का बना होता है, आउटर लेयर कहलाता है पिनेकोडर्म और बच्चे इनर लेयर कहलाता है कोनोडर्म। अब जो ये हमारा आउटर पिनेकोडर्म होता है बच्चे, ये बना होता है, दिस लेयर इज कंपोज्ड बाय, यानी इस लेयर के अंदर कौन कौन सी सेल्स होती है बच्चों? इसमें प्रेजेंट रहती है
एक तो हमारा यहां पे रहेगा पिनेकोसाइट्स, पिनेकोसाइट सेल्स, प्लस बच्चों इसमें दूसरा जो सेल टाइप रहता है दैट इज नोन एज पोरोसाइट्स, दैट इज नोन एज पोरोसाइट्स। बच्चे ये पिनेकोसाइट्स पोरोसाइट्स क्या होती है, क्या काम करती हैं, अभी डायग्राम में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर नेक्स्ट जो इनर कोनोडर्म है बच्चे, इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, इट इज कंपोज्ड बाय, ये वाली इनर लेयर जो है इट इज कंपोज्ड बाय कोनोसाइट्स, कोनोसाइट्स which are also known as collar cells, they are also known as collar cells। तो ये भी हम बच्चे डिटेल में पढ़ेंगे, कोनोसाइट्स कॉलर सेल्स क्या होती है, इनका काम क्या होता है। तो बच्चों इन बिटवीन दीज टू लेयर्स, यानी आउटर पिनेकोडर्म एंड इनर कोनोडर्म के बीच में आपको बच्चों एक लेयर दिखने को मिलेगा। इन बिटवीन दीज टू लेयर्स देयर इज अनदर लेयर नोन एज, which is known as mesoglea, which is known as mesoglea। ठीक है बच्चे, अब इस मेसोग्लिया के अंदर क्या रहता है तो बच्चे वो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे जाके कि मेसोग्लिया में क्या रहता है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स रहती है। जैसे आप अगर चाहेंगे बच्चों तो इधर लिख सकते हैं हम, इट इज कंपोज्ड बाय आर इट कंटेन्स व्हिच सेल्स, इनको हम बोल सकते हैं बच्चे एम्यूबोसाइट्स, एम्यूबोसाइट्स, या बच्चे हम आर्चियोसाइट्स भी कहते हैं, आर्चियोसाइट्स। प्लस बच्चों इसमें क्या होती है, इसमें स्पोंजियोब्लास्ट्स होती है, स्पोंजियोब्लास्ट्स होती है। प्लस बच्चों इसमें होता है स्पोंजियोब्लास्ट्स के बाद इसमें सिक्लेरोब्लास्ट्स होती है, सिक्लेरोब्लास्ट्स होती है। तो बच्चे ये सेल्स काम क्या करती हैं वो हम अभी थोड़ी देर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब हुआ जब हम पॉरिफेरा की बॉडी वॉल को देखेंगे तो बच्चे उसमें दो लेयर्स होंगे, आउटर पिनेकोडर्म एंड इनर कोनोडर्म, बिटवीन द टू जर्मिनल लेयर्स देयर इज मेसोग्लिया। क्लियर बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, जब हम वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करेंगे ध्यान से सुनिएगा बच्चे, इन पॉरिफेरन्स के पास एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है जिसको हम नाम देते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और बच्चे जिसको हम नाम देते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। रिमेंबर बच्चों, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इट इज नोन एज वाटर कैनाल सिस्टम। शाबाश, क्या बोलते हैं बच्चे, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और वाटर कैनाल सिस्टम। तो बच्चे ये वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और वाटर कैनाल सिस्टम जो है इसका काम क्या होता है ये भी हम अभी डायग्राम बेसिक डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल बच्चों हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ दीज वाटर कैनाल सिस्टम जो है कितने टाइप का पाया जाता है। तो बच्चों पूरे स्पॉन्जेस में जब आप देखेंगे इस वाटर कैनाल सिस्टम के 4 टाइप्स को देखा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, there are 4 types of these water canal systems। number 1 ascanoid, cycanoid, leucanoid and ragon type। क्लियर बच्चों, ये हो गया एस्कानाइड टाइप, ये हो गया साइकानाइड टाइप, ये हो गया ल्यूकानाइड टाइप एंड दिस वन इज रेगान। तो यहां पे अगर आप देखेंगे बच्चों जो हमारा एस्कानाइड टाइप रहता है दिस रिमेन्स द सिंपलेस्ट, ये हद से ज्यादा सिंपलेस्ट क्या टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम है। तो इसी को उठा के बच्चे हम आगे जाके इनके बॉडी वॉल को भी डिटेल में पढ़ेंगे और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी डिटेल में पढ़ेंगे कि वो काम क्या करता है। तो बच्चे मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, चलो बच्चों यहां देखिएगा बच्चे एक सेकेंड, मैंने बोला बच्चे सिंपलेस्ट फॉर्म इज एस्कानाइड टाइप, इसलिए हम थोड़ा सा एस्कानाइड टाइप और बच्चों हम साइकानाइड टाइप को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे और हमारी एनसीईआरटी का जितना भी डेटा दिया हुआ है तो बच्चे उसको इसी स्लाइड में हम कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। देख लो बच्चों, दिस इज द एस्कानाइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। तो अब अगर आप इस डायग्राम को एक बार देखेंगे तो मैंने कहा बच्चों कि हमारा जो ये पॉरिफेरा की बॉडी वॉल है ये बाइलेयर है, ये बोला मैंने 2 लेयर का बना है। तो एक को मैंने बोला अगर आप देखेंगे बच्चे ये वाला कलर का जो लेयर आएगा, देख लो बच्चों दिस लेयर, ध्यान से सुनेंगे, मान लीजिएगा ये बाहर वाली लेयर है आउटर लेयर जिसको हमने नाम दिया था
पिनेकोडर्म, यही बोला बच्चों, पिनेकोडर्म। पिनेकोडर्म को हमने नाम दिया था आउटर लेयर, रिमेंबर बच्चे, आउटर पिनेकोडर्म, यही बोला मैंने। तो बच्चे उसके बाद आउटर पिनेकोडर्म में हमने कहा कि बच्चे इसके अंदर दो टाइप ऑफ सेल्स होती है। एक को हमने बोला ये वाली सेल्स बच्चे जो है, जिनमें हम बोलेंगे कि पिनेकोसाइट्स है, देखिएगा पिनेकोसाइट्स। तो बच्चों ये होगी हमारी पिनेकोसाइट, देखो बच्चों पिनेकोसाइट आपस में मिलके एक पिनेकोडर्म बना रही है। और इसी के अंदर आपको दिखने को मिलेगा रेड कलर की सेल्स बच्चे, जिनको नाम हम देंगे पोरोसाइट्स। शाबाश, इनका नाम क्या है? पोरोसाइट्स। तो बच्चे पोरोसाइट्स का मतलब हुआ ये बनाएंगे पोरस, ध्यान से सुनिएगा। यही पोरोसाइट्स किसको बनाते हैं बच्चे? दे फॉर्म न्यूमरस पोरस which are known as incurrent ostia। यानी बच्चे जिन पोरस को ये बनाते हैं ना रेड कलर की पोरोसाइट्स, बच्चे उन पोरस का नाम हम देते हैं इनकरंट ओस्टिया। तो अब अगर आप देखेंगे बच्चे, ये देखिएगा यहाँ पे ये पोर है, तो इसी को नाम हम देंगे बच्चे इनकरंट ओस्टिया, है ना। यहां आपको ये पोर दिख रहा है, यहां पे पोर दिख रहा है, ये पोर दिख रहा है, ये पोर दिख रहा है, ये पोर दिख रहा है। तो कुल मिला के जो न्यूमरस पोर्स इस एनिमल की बॉडी के ऊपर होते हैं, उनको बनाने में पोरोसाइट मदद करती है। और उसके बाद बच्चों जो आउटर पिनेकोडर्म है उसको बनाने में पिनेकोसाइट्स मदद करती है। तो ये होगी बच्चे आउटर पिनेकोडर्म। क्लियर? नंबर नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, हमने बात करी है इसके अंदर वाली साइड एक और डर्म होती है, एक और लेयर होती है बॉडी वाल की, जिसका नाम हमने क्या दिया? इनर कोनोडर्म। देख लो बच्चों, ये येलो कलर की सेल्स जो आपको दिख रही है, तो ये कहलाती है ये वाली सेल्स, ध्यान से सुनिएगा। दीज सेल्स आर नोन एज कोनोडर्म, कोनोसाइट्स, कोनोसाइट्स। बच्चे जिनको मैंने एक और नाम दिया कॉलर सेल्स। क्या नाम दिया बच्चों मैंने? कॉलर सेल्स। क्यों बोला जाता है कॉलर सेल्स? एक बार देखेंगे। लेट अस एज्यूम बच्चे, अगर आप इस सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, ये सेल बच्चों असल में ऐसे है ना बच्चों, ऐसे ही। और उसके बाद इसके अंदर आप देख सकते हैं इसमें एक लॉन्ग फ्लैजिला भी होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर, है ना। तो बच्चों दिस वेरी स्ट्रक्चर इज नोन एज कॉलर, this is known as collar and this very structure is known as flagella, this is known as flagella। तो अब अगर आप देखेंगे ये सारी सेल्स जो होती है कोनोसाइट्स मींस कॉलर सेल्स, जिनके ऊपर ये कॉलर सेल होता है, कॉलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इवन बच्चे इनको हम एक और नाम देते हैं फ्लैजिलेटेड सेल्स, है ना बच्चों। एक और नाम देते हैं क्या? फ्लैजिलेटेड। इनको हम एक और नाम देते हैं फ्लैजिलेटेड सेल्स। क्यों? क्योंकि बच्चे इनके ऊपर आपको एक लंबा सा थ्रेड लाइक फ्लैजिला स्ट्रक्चर दिखने को मिलता है, जो हम आगे पढ़ेंगे काम क्या करता है। बात समझ आ रही? तो ना फिर से हम रिपीट करेंगे। एक तो हमने देखा बच्चों आउटर पिनेकोडर्म बना हुआ है पिनेकोसाइट से, और इसी पिनेकोडर्म के अंदर पोरोसाइट्स होती है जो पोरस बनाती है, जिन पोरस का नाम हम देते हैं इनकरंट ओस्टिया। फिर बच्चों इस पिनेकोडर्म के अंदर से एक और येलो कलर की आपको लाइनिंग बन रही है, लेयर दिख रही है, उसका नाम हम देते हैं, उन सेल्स का नाम देते हैं कोनोसाइट्स, कॉलर सेल्स और फ्लैजिलेटेड सेल्स। बच्चों यही सेल्स आगे जाके क्या बनाती हैं बच्चे? यही बनाते हैं कोनोडर्म। ध्यान से सुनिएगा, कोनोडर्म, है ना। अब जो कोनोडर्म है ये अंदर साइड से है, तो इनर कोनोडर्म हमने इनको बोला। तो कौन बनाता है इनको? कोनोसाइट्स, कॉलर सेल्स और फ्लैजिलेटेड सेल्स, क्योंकि उनके अंदर कॉलर दिखने को मिलता है और बच्चे उनके अंदर एक लंबा सा फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर दिखने को मिलता है। यहां तक बात समझ आ रही है? शाबाश। अब बच्चों अगर आप एनसीईआरटी की एक लाइन देखेंगे, हमारी एनसीईआरटी की लाइन कहती है कि जो ये कॉलर सेल्स और कोनोसाइट्स होती है ना, ध्यान से सुनेंगे बच्चे लोग, कि जो ये कोनोसाइट्स है, कोनोसाइट्स जो है बच्चे ये क्या करती है? कोनोसाइट्स लाइन करती है। कोनोसाइट्स लाइन किसको? स्पोंजोसील, स्पोंजोसील एंड कैनाल्स, एंड कैनाल्स। ये पॉइंट जो इधर है कि कोनोडर्म जो है या कोनोसाइट जो है ये स्पोंजोसील या कैनाल्स को लाइन करता है। तो बच्चों अगर आप देखेंगे इस पॉरिफेरन की बॉडी को, यहां देखेंगे आप, देखो इसके अंदर मान लीजिएगा बच्चे ये अंदर आपको दिख रहा है एक कैविटी है इसके अंदर, है ना। तो यहां पे आपको ये वाली कैविटी दिख रही है,
इसी कैविटी का नाम जो है बच्चे वो स्पोंजोसील है। क्या नाम है बच्चों? स्पोंजोसील। इसका नाम है स्पोंजोसील, या बच्चे इसका नाम हम देते हैं पैरा गैस्ट्रिक कैविटी, या इसी का नाम क्या देते हैं हम? पैरागैस्ट्रिक कैविटी। देखो बच्चों यहां पे आपको एक पॉइंट क्लियर साफ दिख रहा होगा। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। ये लीजिएगा बच्चों, लेट अस एज्यूम कि ये हमारा एक पॉरिफेरा की बॉडी है ना। अब आपने बोला इसकी बॉडी के ऊपर न्यूमरस पोर्स होते हैं, मान लीजिएगा बच्चों इसके ऊपर ये बहुत सारे पोर्स हैं। तो ये बॉडी वाल जो इसका है, इस बॉडी वाल के अंदर आपको एक कैविटी दिख रही है ना। दिस कैविटी इज नोन एज स्पोंजोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी। अब देखो बच्चों अंदर वाली साइड इसको लाइन किसने करा है? अंदर वाली साइड इसको कोनोडर्म या कोनोसाइट ने लाइन किया है। तो बच्चे क्या मैं कह सकता हूं कि कोनोसाइट जो है ये लाइन कर रही है असल में इस कैविटी को, जिसका नाम हमने स्पोंजोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी दिया है। तो इसलिए एनसीईआरटी लिखती है कि कोनोसाइटस लाइन स्पोंजोसील प्लस कैनाल्स। अब ये कैनाल्स कैसे बनती है ये हम बच्चे नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां तक समझ आया बच्चों? नंबर नेक्स्ट पॉइंट, तो हमने बात करी एक्सटर्नली बच्चे वहां पे आउटर पिनेकोडर्म, इंटरनली बच्चों वहां पे एक कोनोडर्म। अब अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखेंगे बच्चे आपको दिखने को मिलेगा इन बिटवीन पिनेकोडर्म एंड कोनोडर्म देयर इज ए मेसेनकाइम, जिसको मैंने बोला बच्चे उधर मेसेनकाइम यहां दिखने को मिलता है। जरा देखिएगा बच्चे ये वाला। तो बच्चे इस लेयर को हम नाम क्या देते हैं? इस लेयर को हम नाम देते हैं मेसेनकाइम। देखिएगा मेसेनकाइम। तो मैंने उधर लिखा था कि मेसेनकाइम के अंदर क्या क्या होता है। तो बच्चों इस मेसेनकाइम के अंदर बहुत सारी टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहती है। कौन कौन सी सेल प्रेजेंट रहती है बच्चे? अगर आप देखेंगे तो मैंने उधर भी लिखा था बहुत सारी टाइप्स ऑफ सेल्स होती है। नंबर 1 टाइप बच्चों कौन कौन सा सेल दिखने को मिलता है? सबसे पहले बच्चे मैंने उधर लिखा इम्यूबोसाइट्स, है ना, इम्यूबोसाइट्स, या बच्चे आर्चियोसाइट्स, जो बच्चे सेल्स टोटिपोटेंसी दिखाते हैं। टोटिपोटेंसी का मतलब क्या हुआ बच्चे? टोटिपोटेंसी का मतलब क्या हुआ बच्चे? टोटिपोटेंसी का मतलब होता है कि एक सेल की एबिलिटी जो अभी अनडिफरेंशिएटेड होती है और वो किसी भी टाइप ऑफ अदर सेल में कन्वर्ट हो सकता है, डिफरेंशिएट हो सकता है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, इम्यूबोसाइट्स के बाद इसमें क्या होता है बच्चे? इसमें सिक्लेरोब्लास्ट्स होती है। सिक्लेरोब्लास्ट्स होती है बच्चों, क्या होती है? सिक्लेरोब्लास्ट्स होती है। और इसमें स्पोंजियोब्लास्ट्स होती है, स्पोंजियोब्लास्ट्स होती है। ठीक है ना। तो बच्चे अब ये सिक्लेरोब्लास्ट्स एंड स्पोंजियोब्लास्ट्स क्या करती हैं बच्चे? ये प्रोड्यूस करते हैं स्पिक्यूल्स, और बच्चों ये प्रोड्यूस करेंगे स्पोंजिन फाइबर। ये प्रोड्यूस करेगा स्पोंजिन फाइबर्स। अब ये स्पोंजिन फाइबर्स और स्पिक्यूल्स क्या होता है बच्चे ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो अब अगर आप कुल मिला के देखेंगे ये मैंने मेसेनकाइम बनाया है, इसी के अंदर मैं इस स्ट्रक्चर को नाम देता हूं स्पिक्यूल। ध्यान से सुनिएगा, स्पिक्यूल्स क्या होते हैं बच्चे? स्पिक्यूल्स ये एक्चुअली स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है जो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के बच्चों अब अगर आप वापस एक स्लाइड पे जाएंगे तो हमने उधर पढ़ा था कि बॉडी वॉल जो 2 लेयर्ड होता है वो आउटर पिनेकोडर्म एंड इनर कोनोडर्म। पिनेकोडर्म में पिनेकोसाइट्स एंड पोरोसाइट्स होती है, कोनोडर्म में कोनोसाइट्स या कॉलर सेल्स होती है, और बच्चों मेसेनकाइम। बच्चे यहाँ पे मैंने मेसोग्लिया लिखा है, तो बच्चों ये असल में मेसेनकाइम है। ठीक है बच्चे, जस्ट वेट, ये असल में यहां पे मेसेनकाइम है। चलो दिस इज एक्चुअली मेसेनकाइम, मेसेनकाइम। ठीक है चलिएगा। तो मेसेनकाइम में क्या होता है? इम्यूबोसाइट्स, आर्चियोसाइट्स, स्पोंजियोब्लास्ट एंड सिक्लोब्लास्ट्स। तो इसी को मैंने बच्चे डायग्रामेटिकली दिखाया कि इनके अंदर वाटर कनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे बनता है, तो वो इसी स्लाइड में हमें पता चलेगा। नंबर नेक्स्ट, अब आगे चलेंगे बच्चों। तो यहां पे अब आपने देखा कि आउटर पिनेकोडर्म है, इनर बच्चे कोनोडर्म है, इन बिटवीन द 2 लेयर्स देयर इज मेसेनकाइम व्हिच कंटेन्स दीस 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, है ना। तो अब अगर आप इस पॉरिफेरा की बॉडी को देखेंगे, बॉडी वॉल को देखेंगे, ये कैविटी जो है बच्चे ये ओपन हो जाती है बाहर एक पोर से, जिस पोर का बच्चों हम नाम क्या देते हैं? जिस पोर का नाम हम ऑस्क्यूलम देते हैं। क्या देते हैं नाम? ऑस्क्यूलम। बताओ बच्चों समझ आए कि नहीं? यहां तक क्लियर है?
तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, अगर मैं पूछूं बच्चे आपको कि ये स्पॉन्ज जो है, हमने अभी बोला कि सर दीज आर एक्वेटिक, मैरीन वाटर में रहते हैं, है ना। मानो बच्चों इसकी सराउंडिंग में आप मान के चलिएगा पानी है, मैरीन वाटर है, क्योंकि हमने बोला अभी कि इनका जो हैबिटेट होता है वो क्या होता है बच्चे, दैट इज एक्चुअली मैरीन वाटर, प्लस ये सिसाइल होते हैं। तो सिसाइल का मतलब मैंने बोला था बच्चों, ये सबस्ट्रेटम के साथ जुड़े हुए हैं, नीचे एक ही जगह सिटक हुए होते हैं। देखो बच्चों इनकी बॉडी में आप देखिएगा, इनमें बच्चों ना रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ना एक्सक्रीटरी सिस्टम, ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बिकॉज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर है। तो बच्चों फिर रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ये काम कैसे होता है बच्चों, ये काम सारा हमारा यही वाटर कनाल सिस्टम और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम करता है, जो हम अभी डिटेल में देखेंगे। तो उसके लिए बच्चे आप देखिएगा कि ये स्पॉन्ज जो है, मानो बच्चों ये अब इस वक्त पानी में है, अटैच टू सबस्ट्रेटम। तो बच्चों पानी का जो मूवमेंट होगा वो इन पोर्स के थ्रू अंदर जाएगा, है ना। तो मैं अगर यहां पे लिखूं, जो कि पूछा भी जाता है कभी कभी एग्जामिनेशन में, कि वाटर मूवमेंट इन केस ऑफ एस्कनाइट कनाल सिस्टम क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, व्हाट विल बी द वाटर मूवमेंट। देखो बच्चों मैं लिखूंगा वाटर मूवमेंट जो होगा वो कैसा होगा, देखिएगा। तो वाटर मूवमेंट जो होगा बच्चे, वो सबसे पहले अगर आप देखेंगे पानी एनवायरमेंट में या एक्सटीरियर एनवायरमेंट से कहां आएगा बच्चों, इन करंट ओस्टिया में। इन करंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि पानी अंदर जा रहा है टुवर्ड्स इनर साइड, तो इन करंट ओस्टिया। आउटसाइड से इन करंट ओस्टिया बच्चे, फिर वो जाके कहां पहुंचेगा, स्पोंजोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी, फिर उसके बाद वो बाहर जाएगा ओस्कुलम और एक्सटीरियर जाएगा। तो अगर मैं एस्कनाइट टाइप ऑफ कनाल सिस्टम में वाटर मूवमेंट देखूं, तो मैं लिखूंगा बच्चे सबसे पहले पानी जो होगा वो इन करंट ओस्टिया से अंदर आएगा, है ना, इन करंट ओस्टिया। इन करंट ओस्टिया के बाद बच्चे वो कहां जाएगा, इन करंट ओस्टिया से वो जाएगा स्पोंजोसील में, है ना, स्पोंजोसील। तो बच्चों स्पोंजोसील से यही पानी बाहर जाएगा एक कैविटी, एक होल से या एक और पोर से, जिसका नाम हम क्या देते हैं, ऑस्क्यूलम, है ना, ऑस्क्यूलम। और बच्चों ऑस्क्यूलम से पानी कहां जाएगा, आउटसाइड जाएगा, कहां जाएगा बच्चों, आउटसाइड जाएगा। तो इस तरीके से ये पानी बाहर से अंदर आएगा और गैस इस कैविटी में जाएगा और कैविटी से फिर बच्चों बाहर जाएगा, और बाकी काम सारे होंगे जो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। क्लियर बच्चों, यहां तक समझ आई बात। दिस वाज ऑल अबाउट एस्कनाइट टाइप ऑफ कनाल सिस्टम। तो बच्चों मूविंग टू द नंबर नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एस्कनाइड के बाद बच्चों एक और टाइप ऑफ कनाल सिस्टम आता है जिसका नाम है साइकनाइड। शाबाश, क्या नाम है बच्चों, साइकनाइड कनाल सिस्टम। शाबाश, साइकनाइड कनाल सिस्टम। सबसे पहले व्हाट इज साइकनाइड कनाल सिस्टम बच्चे, इट इज एक्चुअली द एस्कनाइड टाइप ऑफ कनाल सिस्टम विच हैज गॉट सम मॉडिफिकेशंस इन इट्स बॉडी वॉल। तो मैं लिखूंगा साइकनाइड कनाल सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय, इट इज फॉर्म्ड बाय modifications, it is formed by modifications in ascanide canal system। शाबाश। तो देख लो बच्चों, मान लीजिएगा एक और स्लाइड वापस में चलता हूं इस स्लाइड के ऊपर। मानो बच्चों ये जो बॉडी वॉल है, इस बॉडी वॉल को कहीं पे मैंने अंदर की तरफ ऐसे प्रिक करा है, तो ये बॉडी वॉल जो ये इन्वेजिनेट करेगा, है ना। तो समझिएगा यही चीज किसमें हो गई है, एस्कनाइट टाइप ऑफ कनाल सिस्टम में। तो एस्कनाइट टाइप ऑफ कनाल सिस्टम में क्या हुआ कि जो साइकनाइड, जो एस्कनाइट टाइप ऑफ कनाल सिस्टम था बच्चे, उसमें अंदर की तरफ बॉडी वॉल में मॉडिफिकेशंस हो गई। बात समझ आ रही ना। तो वहां पे जो नया कनाल सिस्टम बनेगा उसी कनाल सिस्टम का नाम क्या होगा, साइकनाइड कनाल सिस्टम। तो अब अगर हम साइकनाइड कनाल सिस्टम को देखेंगे, यहां पे आपको बच्चे एक चीज आपको ध्यान से रखनी होगी, ध्यान रखना होगा बच्चे। यहां पे मान लीजिएगा ये रिप्रेजेंट कर रहा है, लेट अस अज्यूम बच्चे ये वाला स्ट्रक्चर जो इधर है, ये पोर जो है ये रिप्रेजेंट करेगा इनकरंट ओस्टिया। शाबाश, इनकरंट ओस्टिया। तो फिर इनकरंट ओस्टिया से बच्चे ये एक कनाल लाइक स्ट्रक्चर इधर बना, ये कनाल लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है इधर, है ना। तो इस कनाल को नाम देंगे इधर हम इनकरंट कनाल। क्यों बोलेंगे बच्चों इनकरंट, बिकॉज
जो वाटर का करंट है वो अंदर की तरफ जा रहा है, तभी तो बच्चे इसका नाम इन करंट कैनाल आ गया है ना। तो मानो बच्चे पानी सराउंडिंग में था, अब ये ऑस्ट्रिया के थ्रू अंदर आया, तो ऑस्ट्रिया के थ्रू अंदर आने के बाद ये कनाल लाइक स्ट्रक्चर में पहुंचा जिसका नाम इन करंट कनाल है। बच्चों जब ये इन करंट कनाल में ये पानी पहुंचा, अब आगे जाके बच्चे कनाल जो है ये बॉडी वाल सॉलिड है, तो इसके लिए क्या होता है कि बच्चों यहां पे एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, शाबाश। यानी बॉडी वाल में आपको बच्चों यहां पे एक और पोर दिखने को मिलेगा, जिस पोर के थ्रू ये पानी अब अंदर आएगा। और बच्चों इस पोर का नाम क्या होता है, इस पोर का नाम होता है प्रोजोपाइल। शाबाश, क्या नाम होता है, प्रोजोपाइल। क्लियर बच्चों, क्या नाम है बच्चे इसका, इसका नाम प्रोजोपाइल है। नंबर नेक्स्ट, अब मानो बच्चे पानी आउटसाइड से इनकरंट ओस्टिया, इनकरंट ओस्टिया के बाद इनकरंट कनाल, इनकरंट कनाल के बाद यहां आया तो बच्चे प्रोजोपाइल। अब प्रोजोपाइल से पानी इस वाली कनाल में आ गया है ना, तो बच्चों दिस वेरी कनाल इज नोन एज रेडियल कनाल, दिस इज नोन एज रेडियल कनाल। शाबाश, क्या नाम है, रेडियल कनाल। अब जब पानी रेडियल कनाल में आ गया तो बच्चों अब इस पानी को अगर आप देखेंगे यहां पे एक और पोर से अंदर जाना पड़ेगा, तो बच्चे यहां पे जो पोर होगा इस पोर को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहां पे, इसको हम बोलेंगे एपोपाइल। क्या बोलेंगे बच्चे, एपोपाइल। शाबाश, क्या बोलेंगे, एपोपाइल। उसके बाद बच्चों एपोपाइल से ये इस कैविटी में आएगा जिसका नाम आपने क्या दिया है, जिसका नाम बच्चों आपने दिया है स्पोंजोसील, स्पोंजोसील। और पानी उसके बाद बच्चों बाहर जाएगा किसके थ्रू, ऑस्क्यूलम के थ्रू। किसके थ्रू जाएगा, ऑस्क्यूलम के थ्रू। तो बच्चों यहां पे अगर पूछा जाएगा व्हाट इज द वाटर मूवमेंट इन केस ऑफ साइकानाइड टाइप, तो व्हाट इज द वाटर मूवमेंट इन केस ऑफ साइकानाइड टाइप, तो मैं लिखूंगा बच्चों वाटर मूवमेंट जो रहेगा, वाटर मूवमेंट जो रहेगा वो वाटर मूवमेंट रहेगा कहां से कहां तक सर, वो रहेगा सबसे पहले आउटसाइड से आएगा अंदर की तरफ, तो पहले इन करंट ओस्टिया है ना। शाबाश, तो सर पहले आएगा इन करंट ओस्टिया, तो बच्चों उसके बाद कहां जाएगा वो, सर इन करंट ओस्टिया के बाद इन करंट कनाल है ना बच्चों, तो सर दूसरा आएगा इन करंट कनाल। रिमेंबर बच्चों इन करंट कनाल, सर इन करंट कनाल के बाद वो इस वाली कनाल में जाएगा, लेकिन बीच में एक और पोर होगा तो जिसका नाम प्रोजोपाइल हमने दिया, जिसका नाम प्रोजोपाइल हमने दिया। तो बच्चों प्रोजोपाइल के बाद अब इस वाली कनाल में आएगा जिसका नाम रेडियल कनाल है, तो बच्चे मैं ऐसे लिखूंगा, अब ये कहां जाएगा, सर ये जाएगा रेडियल कनाल में, सर ये जाएगा रेडियल कनाल में। तो बच्चों रेडियल कनाल में जाने के बाद ये कहां जाएगा, एक और पोर यहां होगा जिसका नाम क्या है बच्चों, जिसका नाम हमने दिया एपोपाइल। सर उसके बाद ये कहां जाएगा, सर ये जाएगा एपोपाइल में। कहां जाएगा बच्चों, एपोपाइल में। सर एपोपाइल के बाद ये बॉडी की कैविटी में जाएगा जिसका नाम हमने क्या दिया, जिसका नाम हमने स्पोंजोसील दिया। क्या नाम दिया बच्चों, स्पोंजोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी। तो कैविटी में पहुंचा, फिर कहां के थ्रू बाहर जाएगा, सर ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर जाएगा है ना, सर ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर जाएगा, ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर जाएगा। और ऑस्क्यूलम से बच्चों कहां जाएगा वापस, सर ये जाएगा आउटसाइड। तो बच्चों पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द वाटर करंट और वाटर मूवमेंट इन केस ऑफ साइकानाइड कनाल सिस्टम। तो इस तरीके से हमने देखा कि साइकानाइड रादर साइकानाइड में किस तरीके का वाटर मूवमेंट रहता है। यहां तक बच्चों समझ आई बात, चलिएगा तो एक और स्लाइड वापस जाते हैं तो उस पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो मैंने एक बार बोला था कि कोनोसाइट्स लाइन स्पोंजोसील एंड कैनाल्स। देखो बच्चों अब आपको कैनाल का वर्ड समझ आना चाहिए, रेडियल कैनाल, इनकरंट कैनाल जो भी हमने पढ़ी। देखो बच्चों कोनोसाइट्स लाइन स्पोंजोसील एंड कैनाल, इतना तो आपको पता है ये स्पोंजोसील है, इनको अंदर वाली साइड फ्लैजिलेटेड सेल्स ने कवर किया हुआ है, लाइन किया हुआ है, जिन सेल्स का नाम हमने क्या दिया, कोनोसाइट्स। लेकिन कैनाल्स क्या है, तो बच्चों ये इस वाली स्लाइड में आपको समझ आएगा। देख लो बच्चों यहां पे अगर आप देखेंगे मैंने बच्चे कोनोडर्म को यहां पे दिखाना चाहा, दीज आर द कॉलर सेल्स है ना, ये स्पोंजोसील, तो इन कॉलर सेल्स ने स्पोंजोसील को भी क्या किया, लाइन किया है। और उसके बाद बच्चों अगर आप देखेंगे ये कौन सी कनाल है, ये कौन सी कनाल, रेडियल कनाल। देखो बच्चे ये कौन सी कनाल, रेडियल कनाल। तो अगर आप देखेंगे असल में जो ये सेल्स है ये रेडियल कनाल को भी कवर कर रही है ना। देखो बच्चों
ये सेल जो है ये रेडियल कनाल को भी इस तरीके से कवर कर रही है, देखिएगा। तो ये असल में हमारी रेडियल कनाल्स को भी इस तरीके से कवर कर रही है। तो इसीलिए हमारी एनसीईआरटी लिखती है उधर, क्या लिखती है बच्चे, कोनोसाइट्स लाइंस स्पोंजियोसील एंड कनाल्स। तो बच्चों यहां पे अब आपको समझना चाहिए कि कैसे ये कनाल्स को क्या करती है बच्चे, लाइन करती है। तो बच्चों यहां तक समझ आया। तो हमने अभी तक यहां अगर आप देखेंगे थोड़ा सा एक रिवाइज करेंगे हम बच्चे समझने के लिए। हमने पढ़ा कि पॉरिफेरन्स की जो बॉडी होती है उनमें क्या होता है, हैबिटेट मोस्टली मैरीन एक्सेप्ट स्पोंजिला फ्रेश वाटर होता है, और प्लस वो सिसाइल होते हैं जो आपने अभी देखा सबस्ट्रेटम के साथ जुड़े हुए रहते हैं। फिर आपने बोला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री मोस्टली एसिमेट्रिकल एक्सेप्ट साइकॉन एंड ल्यूकोसोलिया व्हिच आर रेडियल सिमेट्रिकल। बॉडी वॉल टू लेयर का बना होता है, आउटर पेनिकोडर्म एंड इनर कोनोडर्म, बिटवीन द टू इज मेसेनकाइम। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसको हमने बच्चे वाटर कनाल सिस्टम भी बोला, और हमने देखा 4 टाइप का होता है, जिसमें सबसे सिंपलेस्ट कौन सा होता है बच्चों, एस्केनाइड टाइप। तो जिसमें एस्केनाइड टाइप में हमने बच्चे ये सारी चीजें डिस्कस करी, और मूवमेंट ऑफ वाटर एस्केनाइड में ये रहता है। फिर मैंने बोला दूसरा टाइप जो होता है कनाल सिस्टम का, दैट इज साइकोनाइड टाइप। तो बच्चों साइकोनाइड टाइप ऑफ कनाल सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द modifications in the body wall of the ascanide type, और जहां पे आपने देखा कि वाटर का मूवमेंट कैसे रहता है। तो बच्चों यहां तक समझ आई बात। तो आगे मूव करते हैं बच्चे, स्लाइड नंबर नेक्स्ट पॉइंट। सॉरी बच्चे, हाँ चलिएगा, डाइजेशन की बात करेंगे। देखो बच्चों जब हम पॉरिफेरन्स की डाइजेशन की बात करते हैं ना, तो बच्चे इनमें जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन इनमें इंट्रासेल्यूलर रहता है। सॉरी, चलो, तो डाइजेशन क्या रहता है बच्चों, इंट्रासेल्यूलर। ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चों यहां आपको याद रखना पड़ेगा, जब हम आगे आगे एनिमल किंगडम को जाएंगे, जब हम डिफरेंट फाइलाज पढ़ते जाएंगे, तो आप देखेंगे बच्चे कहीं पे डाइजेशन इंट्रासेल्यूलर, कहीं पे बोथ इंट्रा एज वेल एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर, एंड कहीं पे एक्स्ट्रा सेल्यूलर। जैसे बच्चे आप ह्यूमन्स की बात करते हैं ना, तो बच्चों ह्यूमन्स में क्या होता है कि ह्यूमन्स में जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, सेल के बाहर होता है। जब आप पढ़ेंगे टोटल डाइजेशन जो होती है सेल के बाहर होती है, लेकिन बच्चों इन पॉरिफेरन्स में इंट्रासेल्यूलर होती है। इंट्रासेल्यूलर का मतलब हुआ है डाइजेशन विद इन द सेल। शाबाश बच्चे, डाइजेशन विद इन द सेल। क्यों बच्चों, बिकॉज हमने पढ़ा है कि पॉरिफेरन्स में डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है, इसलिए जो सेल्स रेस्पॉन्सिबल होती है वो इन फूड पार्टिकल्स को, जब हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, इन फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करके सेल के अंदर ले जाते हैं और वहां पे डाइजेस्ट करते हैं। इसलिए द टाइप ऑफ डाइजेशन व्हिच ऑकर्स विद इन द सेल इज नोन एज इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, and the digestion which occurs outside the cell is known as extracellular digestion। तो बच्चों पॉरिफेरन्स में डाइजेशन जो होती है वो इंट्रासेल्युलर होती है। क्लियर बच्चे। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, स्केलेटन की बात करेंगे। तो बच्चे स्केलेटन जो होता है, स्केलेटन 2 कंपोनेंट्स का बना होता है। पॉरिफेरन्स में स्केलेटन कितने कंपोनेंट्स का बना होता है, 2 कंपोनेंट्स का बना होता है। नंबर 1 कंपोनेंट इज नोन एज स्पिक्यूल्स। ध्यान से सुनिएगा, स्पिक्यूल्स, and number next component is known as spicules and spongin fiber fibers rather। देखिएगा बच्चों, याद करो बच्चों, जब हमने पढ़ा था मेसेनकाइम, याद है बच्चों। तो मेसेनकाइम में हमने देखा था कि उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स रहती है। देखिएगा बच्चे इधर मेसेनकाइम के अंदर आपने पढ़ा था इम्यूबोसाइट्स होती है, सिक्लेरोब्लास्ट्स को आपने पढ़ा होता है, और बच्चों नंबर 2 क्या होता है, स्पोंजियोब्लास्ट्स। तो यही 2 सेल जो मेसेनकाइम में प्रेजेंट रहती है, तो बच्चे यही असल में प्रोड्यूस करती है स्केलेटन ऑफ द स्पोंजेस। तो स्पिक्यूल्स जो होती है ना बच्चे, स्पिक्यूल्स किस सेल की वजह से बनता है बच्चों, स्पिक्यूल्स बनती है किन की वजह से, शाबाश, स्पोंजियोब्लास्ट्स एंड सिक्लेरोब्लास्ट्स। सिक्लेरोब्लास्ट्स की वजह से बच्चों क्या बनता है, सिक्लेरोब्लास्ट सेल जो मेसेनकाइम में होती है वो स्पिक्यूल्स को प्रोड्यूस करता है, और बच्चे स्पोंजिन फाइबर जो होते हैं इनको प्रोड्यूस कौन करता है, स्पोंजियोब्लास्ट्स। क्या है बच्चे, स्पोंजियोब्लास्ट्स। अब जो ये सिक्लेरोब्लास्ट्स होती हैं जो स्पिक्यूल्स को प्रोड्यूस करती है, तो बच्चे स्पिक्यूल का स्ट्रक्चर जैसे आप देखेंगे कुछ इस तरीके का होता है।
आप देखिएगा, अगर आप बच्चे इस मेसेनकाइम को यहां पे देखेंगे, इस पॉरिफेरन की बॉडी को अगर आप मेसेनकाइम देखेंगे, तो मैंने ये रेडिएटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए यहां पे, जिनको मैंने नाम क्या दिया है, जिनको नाम मैंने बच्चे स्पिक्यूल दिया था। और यही स्पिक्यूल होता है जो एक्ट करता है एज द स्केलेटन इन केस ऑफ पॉरिफेरन। तो पॉरिफेरन का स्केलेटन जो होता है स्पिक्यूल्स का बना होता है प्लस स्पोंजिन फाइबर्स का बना होता है। स्पिक्यूल को प्रोड्यूस करता है स्क्लेरोब्लास्ट और स्पोंजियोब्लास्ट प्रोड्यूस किसको करता है, स्पोंजिन फाइबर्स को। तो यहां पे जो ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया, दिस इज एक्चुअली द स्पिक्यूल, है ना, दीज आर स्पिक्यूल्स, जिनका काम क्या होता है, इसको स्केलेटन में मदद करना। यानी जैसे हमारी बॉडी में बोन स्केलेटन का काम करती है, शेप मिलती है हमारी बॉडी को, तो इसी तरीके से पॉरिफेरन्स की बॉडी में जो बॉडी को शेप मिलती है, वो शेप इसी स्केलेटन की वजह से मिलती है। क्लियर बच्चों? नंबर नेक्स्ट इज बॉडी कैविटी। मूविंग टू द नंबर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बॉडी कैविटी। देखो बच्चों, हमने अभी बात करी थी बॉडी कैविटी इन केस ऑफ स्पॉन्ज। जरा देखो बच्चे, ये इस बॉडी कैविटी का नाम हमने क्या दिया था, इस बॉडी कैविटी का नाम हमने दिया था स्पोंजोसील आर पैरागैस्ट्रिक कैविटी। इसीलिए बच्चे आपको याद होना चाहिए, स्पोंजेस आर सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं। इनमें बच्चे टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, जिसकी बेसिस के ऊपर इनमें जो सीलोम होता है वो एब्सेंट होता है। लेकिन बॉडी कैविटी तो होती है ना, हमने कहा था बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। तो बच्चे बॉडी वॉल के बीच में जो इनकी कैविटी है, तो कैविटी है लेकिन वो सीलोम नहीं है। दैट इज वाई इनकी बॉडी कैविटी को जो हम नाम देते हैं ना, दैट इज, शाबाश, क्या नाम बच्चे देते हैं हम इनकी बॉडी कैविटी को? बच्चे इनकी बॉडी कैविटी को हम नाम देते हैं स्पोंजोसील, स्पोंजोसील बच्चे, या इसी का दूसरा नाम हम देते हैं पैरागैस्ट्रिक कैविटी, पैरागैस्ट्रिक कैविटी। तो बच्चों बात समझ आ रही है? आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन की बात करेंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यहां आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा बच्चे, रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा डिस्कस करने से पहले मैं पीछे एक स्लाइड जाऊंगा, जहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल गया हूं, ध्यान से सुनिएगा। वो पॉइंट क्या है कि हमने बात करी थी अभी वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, है ना, हमने अभी बात करी वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। तो बच्चे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये मैं यहां पे बोल गया था बच्चों। तो हमारी एनसीईआरटी लिखती है कि वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अभी हमने जो बात करी ना इस स्पॉन्ज की, क्या स्पॉन्ज के पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है? नहीं होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है? नहीं होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है? नहीं होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है? नहीं होता है। तो फिर बच्चे ये सारे काम जो इस पॉरिफेरन की बॉडी में होती है ना बच्चे, ये सारा काम यही वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम करता है। तो इसीलिए मैं लिखूंगा कि वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या मैं लिखूंगा वाटर कनाल सिस्टम जो है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या वाटर कनाल सिस्टम जो है बच्चों, हेल्प्स इन, किसमें मदद करेगा? मैं लिखूंगा बच्चों हेल्प्स इन। तो एनसीईआरटी ने 3 पॉइंट्स का लिखा है कि वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम 3 चीजों में मदद करता है, लेकिन बच्चे हम यहां पे 4 लिखेंगे। रिमेंबर, हम 4 का लिखेंगे कि वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस किस में मदद करता है। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं लिखूंगा वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हेल्प्स इन फूड कैप्चर। किसमें मदद करेगा? फूड कैप्चर में। देख लो बच्चों कैसे ये हेल्प करेगा फूड कैप्चर में। आप बोलेंगे सर कैसे करेगा फूड कैप्चर में ये हेल्प? देखो बच्चों, फिर से इस डायग्राम पे जाएंगे। मानो बच्चे यहां से एनवायरनमेंट से आउटसाइड से पानी अंदर आ गया और पानी के अंदर फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट है। जो ही वो फूड पार्टिकल्स इस स्पोंजोसील में पहुंचेंगे तो बच्चे उधर लगे हुए कॉलर सेल्स, जिनकी बॉडी के ऊपर फ्लैजुला है, और वो फ्लैजुला बीट करके इस फूड पार्टिकल को अपने अंदर लेगा, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो होती है कंसर्न्ड विद द डाइजेशन, वो उस फूड पार्टिकल को सेल के अंदर लेके इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी इस पॉरिफेरन की बॉडी में जो डाइजेशन का काम होता है, या जो मैं बोलूंगा फूड कैप्चर का काम होता है, वो कौन करता है बच्चे? वो करेगा यही वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कि ये फूड को क्या करेगा बच्चों? कैप्चर करेगा। क्या करेगा? फूड को कैप्चर करेगा। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, और क्या करता है ये? नंबर नेक्स्ट पॉइंट इज फूड कैप्चर के बाद बच्चे ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा। शाबाश, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सर कैसे करेगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस? यानी जिसको हम बोलेंगे रेस्पिरेशन। फिर से बच्चे रेस्पिरेशन कैसे करेगा? देख लीजिएगा बच्चे, ये रेस्पिरेशन कैसे करेगा? अगेन बच्चों मान लीजिएगा यहां से पानी अंदर आया, पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है,
तो इसने डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन स्पॉन्जोसील में लिया, लेकिन बच्चों इस स्पॉन्ज की सेल्स ने रेस्पिरेशन करी होगी, मेटाबॉलिज्म दिखाया होगा, है ना। रेस्पिरेशन में अब आपको पता है बाई प्रोडक्ट निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चे जब कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर प्रोड्यूस हुआ, यहां से ऑक्सीजन आया, तो बच्चे इसके अंदर यहां पे डिफ्यूजन हो जाएगा बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होगा वाटर में और ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगा सेल में, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लिया जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि इसकी बॉडी के अंदर अगर आप देखेंगे बच्चे, यहां पे गैसवस एक्सचेंज भी हुआ। क्या हुआ बच्चों? गैसवस एक्सचेंज। नंबर थर्ड, यहां पे बच्चे रिमूवल ऑफ द वेस्ट। शाबाश, वेस्ट का रिमूवल भी यहीं से होता है। देख लो बच्चों, अगेन वेस्ट रिमूवल कैसे हुआ, तो आप देख सकते हैं बच्चे, वेस्ट रिमूवल फिर से पानी बच्चों अंदर आया, सेल ने मेटाबॉलिज्म किया, कैटाबॉलिज्म किया, उधर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट बन गए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी एक वेस्ट मटेरियल है, और भी वेस्ट मटेरियल होगा इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। बच्चों उन वेस्ट को डायरेक्टली किसमें डाल दिया जाएगा? स्पॉन्जोसील में, जहां पे पानी है। उसके बाद बच्चे ये पानी बाहर ओस्कुलम से निकल के वेस्ट को रिमूव कराएगा, तो एक्सक्रीशन होगी, है ना। तो ध्यान से सुनेंगे बच्चों लोग, तो दैट मींस ये क्या कर रहा है? वेस्ट का रिमूवल भी कर रहा है। नंबर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको मैं लिखूंगा बच्चे, दैट इज रिप्रोडक्शन। ध्यान से सुनिएगा, दैट इज रिप्रोडक्शन। देखो बच्चों, रिप्रोडक्शन कैसे रिप्रोडक्शन करता है? देखो बच्चों, हम अभी एक और आगे जाके हमने पढ़ना है एक और कैरेक्टर इसके बारे में, जहां आपको मैं पढ़ाऊंगा बच्चों रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ पॉरीफेरम्स। देखो बच्चों, रिप्रोडक्शन की बात आ गई है ना, तो रिप्रोडक्शन में क्या होगा जो हम कल इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहां पे मैं बोल के रखता हूं कि कैसे रिप्रोडक्शन करेगा। देखो बच्चों, रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि मान लीजिएगा ये एक पॉरीफेरम की बॉडी है, तो कल हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जो पॉरीफेरम्स होते हैं बच्चों, उनमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, यानी एक ही इंडिविजुअल के अंदर दोनों गेमीट्स बनेंगे, मेल गेमीट भी स्पर्म प्लस फीमेल गेमीट ओवा भी। अब क्या होगा, मानो बच्चों एक टाइम पे एक ही गेमीट क्या होता है? मैच्योर होता है। लेट अस अज्यूम कि इसका जो गेमीट है वो स्पर्म मैच्योर हुआ, तो बच्चे ये स्पर्म को पानी में डालेगा, अगेन स्पर्म बाहर आएगा और सराउंडिंग पानी में जाएगा। तो बच्चों सराउंडिंग वाटर में एक और स्पॉन्ज होगा, मान लीजिएगा उसकी बॉडी के अंदर एग मैच्योर हुआ, तो बच्चों यहां पानी से जो स्पर्म प्रेजेंट है वो दूसरे स्पॉन्ज की बॉडी को इनकरंट पोर से अंदर जाएगा और उधर फर्टिलाइजेशन करेगा। तो दैट मींस वाटर कैनाल सिस्टम ने एक और काम किसका किया? दैट इज रिप्रोडक्शन, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो इसलिए बच्चे हम आज पहुंचे हैं कौन सी, तो हम आज बच्चे नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचे हैं जहां पे हमने डिफरेंट कैरेक्टर्स में किसको डिस्कस करना है? रिप्रोडक्शन। तो बच्चों रिप्रोडक्शन को हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।